शो को आगे बढ़ाते हैं। और भी कई सारे पहलू हैं रिटायरमेंट को लेकर जिन पर हमें बात करनी है, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी है। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हिमांशु सिक्की और मनी एडु स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या। आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। और क्योंकि रिटायरमेंट से ही हमने आज के शो की शुरुआत की है, तो अर्नब जी, पेंशनर्स के लिए नई सुविधा, पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए कुछ नई सुविधा यहाँ पर लॉन्च की गई है ईपीएफओ के जरिए। और लगातार हम देख रहे हैं कि इस पूरे सेक्टर पर एक बदलाव की लहर छाई हुई है, जहां पर हर रोज कुछ ना कुछ छोटा मोटा बदलाव होता हुआ देख ही रहे हैं। अब की बार जो एजेड पेंशनर्स हैं उनके लिए देखा गया है कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है। किस वजह से किया गया है, इसका क्या मकसद है, इसके फायदे क्या हैं? अगर हम देखें तो ये जो पूरा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है वो पेंशनर्स के लिए उनके लाइफ सर्टिफिकेट के लिए किया गया। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो किसके लिए है। देखिए, जब कोई व्यक्ति को पेंशन मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र पार कर ली है और उसके बाद हर महीने उनको एक रेगुलर पे आउट मिलेगा। अब कोई भी पेंशनर है तो जो इंस्टीट्यूशन पेंशन दे रही है उसको ये प्रूफ होना चाहिए कि जिस व्यक्ति के अकाउंट में वो पैसे डाल रहे हैं, जिनको पेंशन वो दे रहे हैं, वो एक्चुअली जीवित है या नहीं, यानी कि वो अलाइव है। तो इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जहां पर एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है हर एक पेंशनर को। तो ये लाइफ सर्टिफिकेट एक प्रूफ होता है कि जिस व्यक्ति को पेंशन मिल रहा है वो जीवित है। तो उसके लिए नॉर्मल प्रोसेस एक लाइफ सर्टिफिकेट लाने के लिए ये करनी पड़ती है कि आपको फिजिकली एक जगह पे जाके उस ऑफिशियल के सामने खड़े रहना पड़ता है ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आप जीवित हो। लेकिन इसमें तकलीफ ये है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन होते जा रहा है तो उनको मोबिलिटी की तकलीफ होती है, उनको फिजिकली जाने में तकलीफ होती है। तो उसके लिए भी नए नए तरीके इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें दो मेन चीजें हैं। एक है फिंगरप्रिंटिंग और दूसरा है आइरिस स्कैन। ये दो यूनिक ऐसी चीजें हैं जिसे हर एक व्यक्ति को सेपरेट किया जा सकता है। तो इसमें भी एक सीनियर सिटीजन के लिए तकलीफ होती है क्योंकि उनके ओल्ड एज के हिसाब से फिंगरप्रिंट कई बार सीधी तरह से आती नहीं है या स्कैन पूरी तरह से आता नहीं है, तो उसके मैचिंग में भी तकलीफ होती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये पूरी जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है उसे इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो भी पेंशनर हो जिनको ये लाइफ सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया में तकलीफ हो रही हो, उनको आसानी हो, उनके लिए एक सुविधा हो। तो ये पूरा समझना जरूरी है कि ये जो मूव है वो एक पेंशनर के बेनिफिट के लिए है ताकि उनको आसानी हो ये जो प्रोसीजरल काम है उसे कंप्लीट करने के लिए। हेमंत जी, एक और चीज जो ईपीएफ ने जिसका ऐलान किया है वो ये है कि पेंशन भोगियों और परिवार के सदस्यों को जो बीमा मिलता है पेंशन और मृत्यु से जुड़ा हुआ, उसको कैलकुलेट करने को लेकर एक नया ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है ताकि उन्हें ये पता चले कि वो कितनी की दावेदारी रख सकते हैं या कर सकते हैं। अमूमन इस तरह की बीमा की जरूरत कब पड़ती है और इस तरह का सोल्यूशन जो कैलकुलेट करता है आपके बीमा के कवर को, इसे लॉन्च करने के पीछे क्या मकसद? आई थिंक कविता, क्या हो रहा था कि काफी बार पेंशनर या पेंशनर के जाने के बाद जो सर्वाइविंग मेंबर्स थे उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता था ये कैलकुलेट कर पाना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता था, उनको पता नहीं चलता था कि किस तरह की पेंशन मिलेगी और किस तरह की कैलकुलेशन है। मुझे लगता है ये काफी अच्छा स्टेप है, या तो पेंशनर खुद या फिर पेंशनर के बाद जिनको पेंशन मिलनी है, फैमिली पेंशन, वो ये कैलकुलेट कर पाए। आई थिंक काफी समय से ये ईपीएफओ की कोशिश रही है कि जैसे हमने अभी बात भी की कि फेशियल रिकॉग्निशन को इंट्रोड्यूस किया है, ये कैलकुलेटर को इंट्रोड्यूस किया है, और उससे मुझे लगता है काफी सुविधा होगी। एटलीस्ट वो जो कॉम्प्लिकेशन लगती थी, वो जो एटलीस्ट दुविधा रहती थी कितना हमको पेंशन मिलेगी, वो काफी हद तक कम है। मुझे लगता है ये काफी पॉजिटिव और काफी अच्छा स्टेप। अर्नब जी, इससे किस तरह की मुश्किल आसान हो जाएगी? जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति को अमाउंट मिलनी होती है वो उनको पता ही नहीं होता कि उनके पास कितनी रकम आएगी।
तो इससे उनको प्लानिंग करने में या उनको ये भी जानने में मुसीबत होती है कि उनके लिए उनका हक में उनको कितना मिलना चाहिए और जो अमाउंट जो फिगर आया है वो सही है या नहीं। तो इस प्रकार के कैलकुलेटर से ये जब क्लियर हो जाता है तब जिस व्यक्ति को ये अमाउंट मिलनी होती है वो भी क्लियरली इसे ट्रैक कर सकता है कि जितनी रकम आनी चाहिए थी वो आई है या नहीं। और ये अमाउंट खास करके ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यू इसीलिए भी है क्योंकि जब कोई फिगर आता है यानी कि कोई अमाउंट आती है बैंक अकाउंट में तब उसे ट्रेस करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। और अगर आपके पास कैलकुलेशन ना हो तो ये भी जानना मुश्किल हो जाता है कि ये किस तरह से कैलकुलेट किया है, किस पीरियड के लिए किया है और मुझे कितने अमाउंट और आनी है। तो ये सभी को सॉल्व करने के लिए ये कैलकुलेटर एक मदद रूप रहेगा और ये भी एक एडिशनल बेनिफिट है जिनको इस प्रकार का पेंशन आने वाला हो। ईपीएफओ ने यहाँ पर अहम सुविधा लॉन्च की है पेंशन भोगियों के लिए और कर्मचारियों के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक और मुद्दा जो कि आज हम अपने शो पे ले रहे हैं। अक्सर हम अपने शो पर आपको बताते ही रहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स की रेगुलर स्कीम्स और डायरेक्ट स्कीम्स में क्या अंतर है, क्या फर्क है। लेकिन एक डेटा के मुताबिक ये पाया गया है कि पिछले एक साल में तो हमने डायरेक्ट स्कीम्स के जरिए निवेश जो एसआईपी कर रहे हैं निवेशक उसमें बढ़ोतरी देखी, इजाफा देखा है। लेकिन अगर हम ये डेटा पिछले 5 साल में देखें तो 5 साल में अभी भी रेगुलर स्कीम्स अव्वल हैं। यानी जो सबसे पुरानी एसआईपी लोगों की चल रही है, जहां पे अगर हम मिनिमम 5 साल का समय पकड़ें तो उसमें लोगों का पैसा अभी भी रेगुलर स्कीम्स के जरिए ही जा रहा है। फंड्स में उनकी एसआईपी अभी भी रेगुलर स्कीम्स के जरिए ही बनी हुई है। और हेमंत जी, डेटा में कहीं ना कहीं ये बात भी सामने निकल कर आ रही है कि पिछले कुछ महीनों लगभग 1 साल का अगर हम अंतराल देखें तो यहाँ रिटर्न के लिहाज से भी रेगुलर स्कीम्स ने ज्यादा रिटर्न दिया है, उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। अगर जुलाई 2021 से जून 2022 तक का समय हम देखें तो रेगुलर प्लान्स ने डायरेक्ट स्कीम्स को मात भी दी है। तो ये किस तरह के ट्रेंड को दिखा रहा है? डायरेक्ट स्कीम्स के जरिए एसआईपी हो रही है, निवेश हो रहा है, बढ़ रहा है, ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन रेगुलर स्कीम्स अभी भी अव्वल हैं। आई थिंक कविता इसके 2 पार्ट्स हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हम 5 साल देखें या 2 से 5 साल भी अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि जो डायरेक्ट एसआईपी होती हैं तो उनकी जो मात्रा है और डेफिनेटली बढ़ रही है। लेकिन एक तो अगर हम देखें 5 साल पहले उतने शायद उतनी फैसिलिटीज, उतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे डायरेक्ट के लिए। और हमने देखा कि पेंडेमिक के टाइम में काफ़ी लोगों ने, काफ़ी इन्वेस्टर्स ने डायरेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, स्पेशली एसआईपी में। तो वो ट्रेंड थोड़ा सा बदला। पर जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, पिछले 1 साल में भी अगर हम देखें तो फिर हम देख रहे हैं कि क्योंकि मार्केट बहुत डिफिकल्ट हो गया, तो जब भी डिफिकल्ट मार्केट होता है डेफिनेटली हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है। इन्वेस्टर्स को वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो खुद से शुरुआत करें। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो रेगुलर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 साल में, पिछले 1 साल में कंपेयर टू डायरेक्ट वो बढ़ गया। पर जहां तक लंबे समय की अगर हम बात करें तो आई थिंक उसका कारण मैं यही कह सकता हूं, स्पेशली अगर हम 5 साल की बात करें, कि उस समय पे शायद उतनी फैसिलिटीज, उतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, उतनी विजिबिलिटी नहीं थी। तो वो लगता है धीरे धीरे वो चेंज हुआ है। बट अभी भी अगेन आई थिंक एक चीज बहुत ये प्रूवन है अभी कि अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली कॉस्ट का तो फर्क पड़ेगा, लेकिन आई थिंक आपके पास वो कैपेबिलिटीज, आपके पास वो एबिलिटी और आपके पास वो हिम्मत जुटा पाना, स्पेशली जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो, हैंड होल्डिंग की जब जरूरत हो, तो क्या आप वो कर सकते हैं। तो आई थिंक ये ट्रेंड बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि डिफिकल्ट समय में इन्वेस्टर्स को लगता है कि हैंड होल्डिंग की जरूरत है, और जब मार्केट अच्छा होता है तो मे बी दे फील मोर कॉन्फिडेंट कि वो खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं जो जागरूक निवेशक हैं, जो अनुभवी निवेशक हैं, वो ही डायरेक्ट स्कीम्स की ओर रुख करें। लेकिन एक चीज जो इस डेटा में मुझे समझ में नहीं आई है अर्नब जी, वो है बेहतर प्रदर्शन रेगुलर स्कीम्स का रहा है डायरेक्ट स्कीम्स के मुकाबले। इसके पीछे क्या वजह है? अक्सर हम कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट कम होती है तो आपको कुछ पॉइंट्स का इजाफा देखने को मिलता है आपके रिटर्न में, पर ये प्रदर्शन बेहतर कैसे हो सकता है? नहीं, मेरे हिसाब से अगर आप डेटा को क्लियरली देखें तो इन टर्म्स ऑफ जिन स्कीमों सेम, अगर आप सेम कंपैरिजन करें, यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान को एक ही स्कीम में अगर आप कंपेयर करें तो आपको यही दिखेगा कि जो डायरेक्ट प्लान है उसमें
रिटर्न्स ज्यादा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल रीजन कि अल्टीमेटली पोर्टफोलियो दोनों के सेम होते हैं, तो जो फर्क आता है वो सिर्फ एक्सपेंसेस के लिए आता है, और जब एक्सपेंसेस डायरेक्ट प्लान के कम हो तो उसमें ऑब्वियसली रिटर्न ज्यादा होगा। लेकिन जब आप अलग अलग चीज कंपेयर करते हो तब आपको दिखेगा कि शायद जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो अलग हो। लाइक फॉर एग्जांपल, जिस फंड में एसआईपी चल रही है, अगर वो अलग है, तो मान लीजिए कि जो एसआईपीज रेगुलर प्लान में चल रही है और जो एसआईपीज डायरेक्ट प्लान में चले, वो अगर अलग अलग होते हैं इवन दो फ्रॉम द सेम कैटेगरी, तो उसमें आपको रिटर्न में फर्क दिख सकता है और उसमें शायद जो रेगुलर प्लान है वो आगे हो सकते हैं। लेकिन जब आप सेम फंड के प्लान्स कंपेयर करें तो ये सिचुएशन नहीं होगी। तो इसीलिए मेरा कहना सिर्फ यही है कि जब भी आप डेटा को देखें तो जरा ध्यान से देखिए कि आप किसको कंपेयर कर रहे हैं, कहां से कंपैरिजन हो रही है, क्योंकि सही डेटा को देखना और फिर अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करना भी निवेशक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये अगर आप सही यहां पर नहीं हो तो आपके कंक्लूजन्स भी अलग आ सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान भी रखना जरूरी है। तो अब ऐसे में हेमंत जी, जो टाइमलाइन हमने पकड़ी है 5 साल या 2 से 3 साल भी आपने कहा, अगर देखें तो रेगुलर स्कीम्स की तादाद ज्यादा होगी। इन निवेशकों के लिए क्या आप ये कहेंगे कि वक्त आ गया है कि वो डायरेक्ट स्कीम में शिफ्ट हो जाए? देखिए कविता, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि डिफिकल्ट समय में जो हैंड होल्डिंग और जो गाइडेंस होती है उसको काफी बार हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते। तो होता क्या है कि आप अच्छे समय में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, खुद से इन्वेस्ट करते हो, तो आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है। इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि जो एसआईपी जो सीज होती है, जो बंद होती हैं, वो डायरेक्ट के केसेस में ज्यादा होती हैं, रेगुलर में वो कम होती हैं। और उसका सिर्फ कारण एक ही है, क्योंकि वहां पे आपके पास कोई आपको समझाने वाला है, आपको कोई बताने वाला है, और जिस तरह की एनकरेजमेंट आपको डिफिकल्ट समय में चाहिए, जैसे मैंने कहा हैंड होल्डिंग, वो आपको मिलती है। अगर आप खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है अच्छे समय में आपने चुना, जैसे कि वो तो फिर क्या है कि अगर आप इक्विटी में है किसी भी फंड में तो आपको अच्छी रिटर्न मिलेगी, लेकिन जैसे मार्केट वॉलेटाइल होती है आपको जरूरत पड़ती है। तो मैं ये देखिए, कुछ भी अगर आप करें तो थोड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी यहाँ पे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जो भी रेगुलर में है वो डायरेक्ट में चले जाएं, उससे फायदा होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो एडवाइस आपको मिलती है, जो हैंड कॉस्ट इन्वॉल्व होगी यहाँ पे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जो भी रेगुलर में है वो डायरेक्ट में चले जाएं, उससे फायदा होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो एडवाइस आपको मिलती है, जो हैंड होल्डिंग जो आपको मिलती है, उसको क्वांटिफाई आप नहीं करते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि लॉन्ग टर्म में वो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा बड़ी एडिशन करता है। आई थिंक अगर आपके पास वो वेयरविदाल, वो नॉलेज, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप खुद से नहीं कर पाए, तो आप डेफिनेटली एडवाइस लीजिए, बजाय इसके कि सिर्फ कॉस्ट को देखे आप डायरेक्ट में चले जाइए, क्योंकि कभी कभी अगर आप ठीक डिसीजन नहीं लेंगे और गलत समय पे निकल गए तो वो काफी महंगा पड़ सकता है। चलिए, तो ये यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात जो कि हर निवेशक को समझना ज़रूरी है। आप म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के केवल रिटर्न्स ना देखें, आप किस तरह से निवेश कर रहे हैं, किस तरह की स्कीम आप ले रहे हैं, उसमें भी आप किस तरह का ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। ये तमाम बातें हैं जिन पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। खैर, म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर तमाम गुरु मंत्र हम देते रहेंगे आगे चलकर, लेकिन वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और शुरू करेंगे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन इस बीच एक नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567 पर। मिलती हूँ आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, हेमंत उस्तेकी, अर्नब पंड्या, हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और अब शो का काफी अहम हिस्सा जहां पर हम कराते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, इसकी शुरुआत हमें करनी होगी। और हमारे साथ पहले दर्शक जो कि अर्नब पंड्या से सवाल पूछेंगे वो है अजय गर्ग। अजय जी नमस्कार। अजय सर। हेलो जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, बताएं। हाँ जी, ये मुझे 3,50,000 इन्वेस्ट करना था। 3.5 लाख रुपए आपको 5 साल के लिए डालने हैं, और आपको 6 से 7 म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने हैं ना? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊं या
मुझे कुछ निफ्टी के किसी शेयर में जाना चाहिए। वैसे अगर आपको जाना है तो फिर आप दोनों में जा सकते हैं, बशर्त ये है कि 5 साल का जो आपकी जो समय अवधि है वो मीडियम टर्म में आ जाएगी। तो मुझे आपसे ये समझना है कि आपके ज़रूरत क्या है 5 साल के बाद, कितना इकट्ठा करना चाहते हैं इस निवेश से, क्या कोई बहुत ही अहम लक्ष्य है जिसके लिए आप रिस्क नहीं ले सकते? नहीं, मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं कुछ बढ़ भी सकता हूँ, कुछ 10 ईयर और बढ़ भी सकता है, मोर देन 5 ईयर भी आ सकता हूँ मैं। मोर देन 5 इयर्स भी आप रख सकते हैं ना इस राशि को जी निवेशित? जी जी, मिनिमम 5 ईयर मेरा टर्म। और क्योंकि आपको रिटर्न की जो अपेक्षा है वो 16 से 18% की, तो काफी अग्रेसिव हैं आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। तो अर्नब जी, डायरेक्ट इक्विटी या म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाएं, क्योंकि 16 से 18% का इनको रिटर्न की भी ख्वाहिश है इनकी, तो ये कैसे पूरी होगी? और 5 साल का ही समय है, कह रहे हैं कि बढ़ा सकते हैं, लेकिन कितना बढ़ाने पे कितना रिटर्न मिल पाएगा? नहीं, इसमें 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि डायरेक्ट इक्विटी लें या म्यूचुअल फंड के रूट से जाए इक्विटी एक्सपोजर में। दूसरा सवाल है इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो हम एक एक करके ये दोनों सवाल को एड्रेस करते हैं। पहली बात ये है कि जब आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करने का सोच रहे हो, तब आपको पहले एज अ बैकग्राउंड मार्केट की वर्किंग, कंपनीज को ट्रैक करने की एबिलिटी, उनको एनालाइज करने की एबिलिटी, ये सभी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सब है तो फिर आप अपने पैसों के साथ कई डायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग्स अपने पोर्टफोलियो में समावेश कर सकते हो और एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि आपको ये भी देखना है कि आपके पास कितनी राशि है निवेश की। अगर राशि बहुत बड़ी ना हो, छोटी हो, तो उसमें क्या होगा कि आप इन मीनिंगफुल क्वांटिटी बहुत डायरेक्ट शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर पाओगे, तो उससे डाइवर्सिफिकेशन में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। अब इनके पास 3.5 लाख रुपए है, तो मेरा इनको सलाह ये है कि आप इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट इक्विटीज म्यूचुअल फंड का रूट अपनाइए, क्योंकि वहां पर आपको हर एक म्यूचुअल फंड होल्डिंग में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलेगा। उसके अलावा आपने कहा है कि आपको 6-7 म्यूचुअल फंड स्कीम्स की तरफ देखना है, लेकिन मेरे हिसाब से इस राशि के लिए 4 से 5 म्यूचुअल फंड काफी होंगे। तो 1-2 कम फंड्स अगर आप अपने पोर्टफोलियो में समावेश करते हो, तो फिर भी आपका जो लक्ष्य है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है निवेश करने का, उसको आप पूरा कर सकोगे। तो ये एक बात हुई कि इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए मेरी सलाह उनको ये है कि आप म्यूचुअल फंड्स का रूट अपनाइए और 4 से 5 फंड्स अक्रॉस मार्केट कैप्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एक मल्टी कैप या एक फ्लेक्सी कैप, इस तरह से जोड़ दी। दूसरी बात ये है कि आपका एक्सपेक्टेशन है 16 to 18%, ये थोड़ा एग्रेसिव है इवन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट इक्विटी। तो ऐसा नहीं है कि ये रिटर्न आ नहीं सकता, लेकिन आ सकता है, लेकिन इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडेड इतना रिटर्न कमाना फ्रॉम द इक्विटी मार्केट्स एक टफ जॉब है। तो इसीलिए जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं इवन फॉर म्यूचुअल फंड्स, तो हम एक थोड़ा कम फिगर लेते हैं अराउंड 12-13%, ताकि ये रियलिस्टिक हो। तो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, अगर आप अपना एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रखते हो और म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाते हो, तो फिर उससे अगर आप प्लानिंग करके आगे बढ़ते हो, तो मेरे हिसाब से आपको आपका जो पूरा प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट का, वो स्मूथ हो जाए। अजय जी, कोई सवाल पूछना है आपने अर्नब जी से? हाँ जी, मतलब कोई एनी सजेशन मैं किस म्यूचुअल फंड में जाऊँ? कोई मेरे सजेस्ट करेंगे सर ये कि कौन सा फंड, डायरेक्ट फंड कौन सा? बिल्कुल। मिड कैप में जाना चाहिए या लार्ज कैप में? फंड के नाम आप इनको रेकमेंड करेंगे? जी, मेरे हिसाब से जो 4 फंड वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें एक लार्ज कैप फंड में मिराई एसेट का लार्ज कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड में पराग परिक का फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड में कोटक का इमर्जिंग इक्विटीज फंड, और स्मॉल कैप में निपन का स्मॉल कैप फंड। अगर ये 4 अपने फंड्स अपने पोर्टफोलियो में वो समावेश करते हैं, तो वो इनके लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और हेमंत जी के लिए सवाल पूछना चाहते हैं प्रकाश श्रीराम। प्रकाश जी फोन लाइन पर हैं आप मेरे साथ? हाँ मैम है। कैसे हैं? ठीक है। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, सोलापुर जिला। सोलापुर से। क्या करते हैं सर? खेती करता हूँ मैं। खेती करते हैं, किस चीज की? अनार की। बताएं। आपने जो डिटेल्स दी हैं उसके मुताबिक आपने पैसे बचाने शुरू कर दिए हैं, है ना? हाँ अभी शुरू कर। 3 से 4 लाख सालाना आपकी इनकम है, हर महीने आप 9,000 की एसआईपी जो है वो कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं कर रहे हैं ये 5-6 साल से कर रहा हूँ। 5-6 साल से। हाँ। तो ये आपने इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए 5-6 साल से, जो आपने ये निवेश की शुरुआत की है, ये सब कहाँ से सीखा आपने? ये मैम वो ऐसे ही यूट्यूब पर देख देख के सीखा, वो इन्वेस्ट किया है। क्योंकि आपने बहुत बारीकी से देखिए अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया है, जानकारी भी जो आपने दी है वो बहुत बारीक है कि 9 साल में आपको बेटे की पढ़ाई के लिए 12 लाख चाहिए, बेटी की शादी के लिए आपको 10 साल में 15 लाख चाहिए, रिटायरमेंट के लिए 25 साल के बाद आपको चाहिए 2 करोड़। तो रिटायरमेंट मतलब फिर आप फिर खेती नहीं करेंगे, आप किसी और को दे देंगे अपनी ज़मीन खेती करने के लिए? नहीं मैं ही करूँगा। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो इतनी बारीकी से अगर आपने ये तमाम लक्ष्य निर्धारित किए हैं, मैं ये भी समझ रही हूँ कि आपने इसमें महंगाई को भी काउंटिंग किया होगा, है ना? इन्फ्लेशन को काउंटिंग किया है? यस 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 मैम। आपने 10 लाख रुपए इक्विटी में भी डाले हुए हैं? हाँ इक्विटी में 10 लाख डाले और मेरे डेप पीपीएफ और सुकन्या इसमें सब मिला के मुझे 25-30 लाख रुपए अभी है मेरे पास। और चलिए, तो अभी जो म्यूचुअल फंड के जरिए आपका लक्ष्य है वो आप कैसे पूरा कर पाएंगे, इस पर हम आते हैं। ठीक है हेमंत जी, बताएं सर कैसे इनकी सहायता की जाएगी? जी कविता, आई थिंक सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने अपना जिस तरीके से सही इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस शुरू करना चाहिए वो किया, गोल्स को बड़े अच्छे से डिफाइन किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मिक्स है पोर्टफोलियो में, उसमें जो इक्विटी फंड्स के दौरान उन्होंने जो एक्यूमुलेट किया वो 10 लाख किया है, और जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं उसमें उन्होंने जो एक्यूमुलेट किया वो 15 लाख किया है। गोल्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, टाइम होराइजन बताया है, सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक जो स्टेप हम हमेशा बोलते हैं अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में होने चाहिए, जिस तरह का पोर्टफोलियो मिक्स होना चाहिए, वो इनके पोर्टफोलियो में यहाँ पे है। तो अब आप देखते हैं कि इनके गोल्स के लिए क्या ये वाकई में अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे या नहीं। इनके 2 गोल्स हैं, एक इन्होंने कहा इनकी बेटे की एजुकेशन के लिए, बेटी की शादी के लिए और खुद की रिटायरमेंट के लिए। तो इनको हम 2 हिस्से में बांटते हैं कि पहले जो 2 गोल है, इनका जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में 10 लाख, उसमें से हम 4-4 लाख इन दोनों गोल्स के लिए अगर हम एलोकेट करें, उसके अलावा अगर कुछ भी नहीं करें और जितना भी इनका टाइम होराइजन है तब तक ये उसको होल्ड करें, 12% के हिसाब से ये अपने दोनों लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा इनके पास फिर इक्विटी में अभी के 2 लाख बचे हैं, 9,000 की एसआईपी कर रहे हैं, और जो इनका ट्रेडिशनल ऑप्शंस में जो पोर्टफोलियो 15 लाख का, उसमें से मैं चाहूंगा कि 5 लाख वो रखें एज एन इमरजेंसी फंड, और बाकी 10 लाख को अगर अपने रिटायरमेंट के लिए ये एलोकेट करें तो वो 10 लाख और 2 लाख जो आज इनके पास इक्विटी है और एसआईपी 9,000, अगर ये प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, जो उनका टाइम होराइजन है 25 साल का, वो अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो आई थिंक जहां तक इनके टारगेट्स का सवाल है, मुझे लगता नहीं कि उनको डिफिकल्टी होगी, लेकिन 1 या 2 एस्पेक्ट्स हैं जहां पे इनको ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो मैंने देखा कि इनकी बेटी की एजुकेशन का गोल यहाँ पे नहीं है, हालांकि इन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाया है, तो मैं चाहूंगा कि वो एक गोल बना लें। दूसरा, मुझे लगता है कि स्पेशली जो बेटे की एजुकेशन के लिए जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, टारगेट जो रखा है, वो शायद पूरा ना हो। अगर वो एक अच्छी एजुकेशन अपने बेटे को देना चाहते हैं और बेटी को देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको वो रिवाइज करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं देख सकता हूं कि आगे जाके इनके पास कैपेसिटी होगी कि वो और पैसा इन्वेस्ट कर सकें। तो सिर्फ ये जान के, क्योंकि आपका गोल पूरे हो रहे हैं, आप यहीं पे अपनी इन्वेस्टमेंट मत रोकिए, एक डिसिप्लिन रखिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। हर साल कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ाने की, क्योंकि जब रिटायरमेंट की बात करते हो, बच्चों की एजुकेशन की बात करते हो, हालांकि हम पूरी तरीके से केयरफुल होकर लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन कभी भी ये बोलना बहुत मुश्किल होता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि जो हमने टारगेट रखा है वो पूरा होगा या कम तो नहीं पड़ेगा। आई थिंक उसको इंश्योर करने के लिए आप कोशिश कीजिए कि हर साल आपके पास काफी लंबा समय है,
अगर आप 10% से भी अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो काफी बड़ा कॉर्पस आप बना पाएंगे। तो ये 2-3 चीजें हैं। और जहां तक इनके फंड्स का सवाल है, फंड सारे अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज मैं चाहूंगा, ये जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में पैसा लगा रहे हैं उसकी जगह अगर निफ्टी 50 में लगाएं शुरुआत में कुछ समय तक एटलीस्ट, तो मुझे लगता है वो एक बेहतर ऑप्शन है। बाकी उनको पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। चलिए प्रकाश जी, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप हेमंत जी से? नहीं, थैंक यू। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। अनिल नेगी साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। हाँ जी मैम। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ मैम, थैंक यू। बताइए। मैम मेरा वही कुछ प्रश्न था कि जो मैंने पोर्टफोलियो भेजा है ना आपको 4 स्टॉक्स का, 4 फंड्स का जी मेरे पास है। आपको तो चाहिए 1 करोड़ हाँ रुपए 10 साल तो में। मुझे एक तो ये है कि मतलब लॉन्ग टर्म में 15 साल 20 साल में कॉर्पस जमा करना है। अब मैं सुकन्या में भी मेरी बेटी के लिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ। 15-20 साल में आपने कॉर्पस इकट्ठा करना है या 10 साल में आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए? मतलब ये भी है एक, मतलब जैसे कि बच्चों की पढ़ाई हो गई, लॉन्ग टर्म में शादी होगी, तो अभी काफी लंबा समय है। बट मुझे मेरा प्रश्न वही था, जैसे एग्जांपल मैं कुछ डायरेक्टली भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, सुकन्या में मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, कुछ LIC पॉलिसीज वगैरह भी है। अब म्यूचुअल फंड में भी मुझे धीरे धीरे इसको मतलब 1000 रुपीज से 10,000 रुपीज तक भी मैं ले जाऊंगा आने वाले सालों के अंदर, पर मंथ वाइज पर। तो मुझे ये देखना है कि एक तो मेरी ये 4 में जहां मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके अलावा जैसे एग्जांपल एक मिड कैप या एक फोकस फंड में भी मुझे ऐड करना था, मैं सोच रहा हूँ। तो क्या ये सही स्ट्रैटेजी है? क्या इसमें कुछ कम करना है या कुछ निकालना है? कुछ सही फंड नहीं है? चलिए, एक चीज तो आपने बिल्कुल सही पकड़ी है कि आपको अपना निवेश बढ़ाना होगा, जो कि आप कह भी रहे हैं कि आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आपका बाकी इक्विटी एसेट क्लास में क्या निवेश है डायरेक्ट स्टॉक्स के जरिए हम नहीं जानते, लेकिन जहां तक म्यूचुअल फंड्स की बात है, फंड्स का सिलेक्शन कैसा है और साथ ही आपको निवेश अगर बढ़ाना भी है तो कितना बढ़ाना होगा, इसकी समझाइश ले लेते हैं। अर्नब जी बताएं, फंड्स की चॉइस कैसी है? बार हम सिर्फ उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो की ओर देख ले तो उनके पास अच्छा मिक्सचर है। सुकन्या समृद्धि जो डेट की तरफ है वो भी है, म्यूचुअल फंड्स है, डायरेक्ट इक्विटीज है। अब म्यूचुअल फंड्स में जब हम आते हैं तो हम उनके गोल्स के साथ कंपैरिजन करते हैं। अब जो फिगर्स उन्होंने मेंशन की है तो उसके मुताबिक उनको एटलीस्ट मंथली 40,000 अगर वो निवेश करते हैं तो वो गोल अचीव होगा। अब जो 10 साल का गोल है, अगर वो उसे पीछे पुश बैक कर दे या वो एक लॉन्ग टर्म गोल है तो ये 40,000 से थोड़ी कम रकम चाहिए, लेकिन 10 साल में अगर इनको ये अमाउंट इकट्ठा करनी है तो 40,000 का निवेश पर मंथ करना पड़ेगा। अब एग्जिस्टिंग जो निवेश हो रहा है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट वो अराउंड 4,000 है, तो ऑब्वियसली इसको जितना बढ़ा सके उतना उनको बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात है कि इन टर्म्स ऑफ दी फंड्स विच आर देयर, तो आज की तारीख में जो उन्होंने मिक्सचर चूज किया है वो अच्छा है, लेकिन उसमें जैसे इन्होंने भी पॉइंट आउट किया कि एक मिड कैप फंड नहीं है, यानी कि मिड कैप फंड मिसिंग है, और उसके अलावा उन्होंने एक स्मॉल कैप ले लिया है। तो मेरे हिसाब से अगर आगे जाते हुए जैसे रकम बढ़े तब मिड कैप फंड और एक फोकस फंड उनको ऐड करना है तो वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। ये 2 ऐड कर सकते हैं क्योंकि जो दूसरी बड़ी मेन कैटेगरीज है वो ऑलरेडी इनके पोर्टफोलियो में है। तो रकम अपनी बढ़ाइए जितनी बढ़ सके उतनी, और आगे जाते हुए फंड्स ऐड कीजिए। तो मिड कैप में मेरा चॉइस है कोटक इमर्जिंग इक्विटीज और फोकस में SBI फोकस, ये 2 बहुत अच्छे फंड है। तो ये अगर आप बड़ी रकम से इनको भी जोड़ देते हैं अपने फंड में, आई मीन पोर्टफोलियो में, तो ये और बैलेंस्ड हो जाएगा और अपने गोल्स के लिए ये सही रहेगा। नेगी साहब कोई सवाल पूछना है आपने अर्नब जी से? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। चलिए आगे और दर्शकों के सवाल हम शो पर लें उससे पहले एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हेमंत जी बताएं आपका आज का गुरु मंत्र क्या है? कविता, मैं कहना चाहूंगा कि जब आप अपनी एसेट एलोकेशन बनाएं तो उसमें अपनी जरूरत और अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखें, ना कि मार्केट मूड को। अगर आप मार्केट मूड के हिसाब से एसेट एलोकेशन करेंगे तो क्या होगा, जब मार्केट अच्छा नहीं कर रहा आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव बन जाएगा
और अगर मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है उसको फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बन जाएगा और कहीं ना कहीं वो आपके जो फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सही नहीं है। तो अपनी ज़रूरत, अपना समय, अपना रिस्क प्रोफाइल देख के एसेट एलोकेशन बनाइए और ध्यान रखिए कि आपके जो 90% रिटर्न है पोर्टफोलियो में वो आते हैं एसेट एलोकेशन से और 10% आते हैं आप किस तरह की ऑप्शन चुनते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी ज़रूरत और अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रख के ही अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। अर्नब जी, जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो अपार्ट फ्रॉम कि आप कितने रकम के लिए यूज कर रहे हो, ये भी बहुत जरूरी है कि आप उसे कहाँ यूज कर रहे हो, क्योंकि कहाँ यूज कर रहे हो उससे आपके ऊपर एडिशनल चार्जेस आ सकते हैं। और उसमें मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। एक कि आप अपना क्रेडिट कार्ड एटीएम से कैश विड्रॉ करने के लिए ना इस्तेमाल करें, कि उसमें डबल चार्जेस लग जाते हैं। दूसरी बात ये कि जब आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तब भी आपको ये जानना जरूरी है कि इंटरनेशनल चार्जेस में भी कई सारे क्रेडिट कार्ड्स में मार्कअप आता है, यानी कि एक एडिशनल 3, 3.5, 4% आपको उसमें चार्ज होता है। तो ये ध्यान में रखिए आप कहाँ यूज कर रहे हो और आपको कितना उस पे एक्सपेंस होगा, उसी के बाद आप उसे ये जानकर इस्तेमाल कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर ज़रूरी सीख जो आपकी निवेश की सफ़र में काम आएगी। दुष्यंत हमारे दर्शक फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हैं जो कि हेमंत जी से सवाल पूछना चाहते हैं। दुष्यंत, बताइए। हाय कविता जी। हाय, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैंने एक ऐसा मेरा क्वेश्चन था कि 5 महीने म्यूचुअल फंड के लिए कुछ तो स्कीम दीजिए। यहाँ पे मेरे को 5-6 साल निवेश करना है और अराउंड 2 करोड़ रुपया चाहिए, तो SIP जरिए करना है, तो कितना अमाउंट डालना चाहिए? ओके, 90,000 की SIP आपकी चल रही है ना? हाँ। और राइट, मेरे ख्याल से समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन हेमंत जी बताएं। कविता, इन्होंने कहा कि इनको 5 फंड चाहिए, इक्विटी में डालना चाहते हैं। समय मुझे लगता है जितना जो दे रहे हैं वो मुझे लगता नहीं कि बहुत सही समय है इक्विटी के लिए, स्पेशली अगर आप SIP से आप इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि उसमें फिर आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड बहुत कम रहता है। तो अगर आप मान लीजिए कम से कम आपके पास 10 साल का समय हो तब आप इक्विटी का एक पोर्टफोलियो बनाइए। और वहाँ पे मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि कुछ एक कैटेगरी है जैसे फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और जो लार्ज एंड मिड, उनके फंड्स को आप रखिए। तो कुछ एक फंड मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जैसे कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, PGIM का फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग फंड और निपॉन का मल्टी कैप फंड। ये 5 फंड मुझे लगता है ये काफी अच्छे हैं, बट जैसा मैंने कहा थोड़ा सा समय बढ़ाइए, कम से कम 3 या 4 साल, तब जाके आपको सही मायने में इक्विटी के रिटर्न मिल पाएंगे। साथ ही इनका सवाल एक्सिस AMC के म्यूचुअल फंड्स को लेकर भी था। ये पूछना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे कि क्या इनमें अभी बने रहना चाहिए जिस भी तरह की न्यूज़ फ्लो आ रही है। मुझे लगता है देखिए, जब ऐसा कुछ इवेंट होता है तो डेफिनेटली एज एन इन्वेस्टर आप वरीड होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो दोनों फंड इनके पास हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड और एक्सिस मिड कैप फंड, दोनों के पोर्टफोलियो बहुत अच्छे हैं। जो अंडरलाइंग कंपनीज हैं पोर्टफोलियो में उनमें कोई इशू नहीं है। इंटरनल इश्यूज थे, आई एम श्योर उसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उस पर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फंड हाउस ने एश्योर किया कि वो और इसको टाइटन करेंगे। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप उसमें बने रह सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट। जैसा मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों के पोर्टफोलियो काफी अच्छे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं दुष्यंत आपको सलाह समझ में आ गई हो, और अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाए हैं सलाह को अच्छे से, तो ये शो को आप YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां आपको समझाइश मिल जाएगी आपके सवाल की। इसी के साथ अर्नब जी आपका, हेमंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला। दर्शकों की आज फाइनेंशियल प्लानिंग आपने की है, और इसी के साथ ET मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए मुझे भी इजाजत दें, लेकिन इस वादे के साथ कि आपके सवाल हम तक लगातार पहुंचते रहेंगे। कैसे पहुंचाएंगे अपने सवाल? 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं, और आप अपने सवाल लिखित रूप में पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ सवाल को वीडियो के रूप में रिकॉर्ड करके वो वीडियो इस नंबर पर अपलोड भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, टैक्स, क्रिप्टो करेंसी, लोन, क्रेडिट कार्ड, कोई भी सवाल हो, हम कराएंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरह से। हम देंगे आपको हर सवाल का जवाब। नमस्कार।